सीए जगमोहन सिंह जी हैं, जो विश्व के हर स्टेट, हर सिटी और आज जमशेदपुर भी भाग्यशाली है कि उनका नॉलेज आज हमारे चैनल में और हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनको सुने, समझे और अपने फाइनेंस के प्लानिंग, अपनी फाइनेंस की बारीकी इनसे ज़रूर सुने। जगमोहन सिंह जी नमस्कार। एडी लाइफ में मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ चैनल। अब जगमोहन सिंह जी से बात करते हैं कि सर आपकी शुरुआत पूरी संक्षिप्त में बताइए कि कैसे करके यह पद आपको मिला, या यूँ कहिए कि कैसे करके आप फाइनेंस विशेषज्ञ बने। ये शुरुआत हुई जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद विषय चुना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो मैंने 3 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट किया सन 2000 के अंदर। मई 2000 के अंदर कंप्लीट हो गया मेरा सीए का रास्ता। और मैं मई 2000 में जब सीए क्वालिफाई कर गया तो उसके बाद मुझे मौका मिला बहुत सारे बिजनेसेस हाउसेस के साथ काम करने का, लोगों से मुलाकात करने का। और जब मेरी स्टडी चल रही थी, स्टडी के दौरान ही मुझे संज्ञान हुआ अर्थशास्त्र का, जो कि चाणक्य जी ने लिखा है। तो भारत की संप्रभुता, भारत के अंदर जो ज्ञान का विशाल भंडार पड़ा हुआ है, तो वहाँ से फिर जब मेरा कनेक्टिविटी बननी शुरू हुई तो बस मेरा इंटरेस्ट, मेरा रुचि इसके अंदर बढ़ती चली गई। तो उसके बाद तो क्या था, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा से लेके चेन्नई से लेके भोपाल से लेके यूएस से लेके कनाडा तक, जहाँ भी मुझे लगता है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो पहले तो क्लाइंट्स की फॉर्म के अंदर क्लाइंट्स मुझसे सलाह मांगते थे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करते करते 23 साल हो गए हैं। तो मैं तो इसी सेवा में लगा हूँ। विभिन्न बिजनेस ओनर से, एम्प्लॉई से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों के साथ में, यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जाता हूँ, मिलता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि मेरी नॉलेज उनसे बातचीत करने से बढ़ती है। और मेरा एकमात्र काम है कि मुझे सही फाइनेंस की जानकारी सही लोगों तक पहुंचानी है, ताकि उनका जीवन खुशहाल हो, वो अपना प्रॉफिटेबल और कैश रिच जीवन जिए। इस तरह से मेरा सफ़र चल रहा है। सर बात करते हैं कि फाइनेंस की जानकारी, इतनी जानकारी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि क्या क्या सर्टिफिकेट से आपको नवाजा गया, क्या क्या कोर्स किए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके क्लाइंट कॉर्पोरेट भी हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की आम जनता है, जिनको फाइनेंस के बारे में नथिंग, वो सैलरी आते हैं और अपने रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, ना वो सेविंग करते हैं, ना म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ना शेयर में जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी इसमें लग जाते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं, लगते हैं कि टाटा स्टील के जो एम्प्लॉई होते हैं वो सैलरी कमा रहे हैं 30,000, 40,000, 1 लाख। वो ज़िंदगी भर में जब उनसे जब डिवाइड होता है तो परिवार बढ़ाने में हो गया, शादी हो गया, घर हो गया, लास्ट जब उनका बुढ़ापा में सबसे अधिक पैसा की ज़रूरत होता है तो उनके पास पैसा नहीं होता। हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी ज्ञान की ज़रूरत है और इसके बारे में थोड़ा आपसे पूछे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि सर क्या क्या सर्टिफिकेट से आप नवाजा गया है और क्या क्या अवार्ड से आपको नवाजा गया। देखिए, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने स्कूल करने के बाद बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम भी किया, साथ के साथ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीए की डिग्री मेरे पास है। तो और रिसर्च मैं करना चाहता था तो मैंने एमबीए भी कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके अलावा सीएफपी होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो वाला कोर्स भी किया। इसके अलावा एमफी का कोर्स भी किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आईएसए का भी मैंने कोर्स कंप्लीट किया। ये तो हो गई मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और बाकी सभी लोगों से मुलाकात की ऑल ओवर इंडिया में, यूएस में, कनाडा में। तो मुझे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया सन 2022 में लंदन के अंदर। क्या करें, पैसे का सही इस्तेमाल किस तरह से होगा, चाहे वो ग्रोइंग स्टेज के बिजनेस हैं, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक की है। तो आज तक मुझे 15,000 से ज़्यादा बिजनेस ओनर के साथ पिछले 23 सालों में पर्सनली काम करने का मौका मिला। तो हर कैटेगरी को सर्विस करने का मुझे मौका मिला है अपने भारत देश के अंदर। सर ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विदेश में भी गए हैं, हमारे देश में फाइनेंस के लिए अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या क्या चीज़
तैयारी करनी चाहिए बच्चे को गार्जियन को, और जो थोड़े से भी फाइनेंस के क्योंकि नॉलेज रखते हैं तो उनको सर बताइए स्टार्टिंग के समय से कि जब वो बच्चे जन्म लेते हैं, जब किसी जॉब कोई सैलरी पकड़ रहे हैं, और यह सबसे बड़ी चीज़ कि छोटे से कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या सर बेसिक चीज़ रखना चाहिए, वो आप पहले बताइए। बिल्कुल, मैं तीनों के तीनों लेवल की बता देता हूँ। मैं ये प्रैक्टिकली कर भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके बच्चे 8वीं क्लास में हैं से लेके 12वीं क्लास तक हैं, अब थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को अपने घर में एक पॉइंट सिस्टम शुरू कर देना चाहिए। पॉइंट सिस्टम क्या होगा, मान लीजिए वो कमरे की सफाई करेंगे तो 5 रुपए का एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर वो बड़ों को आशीर्वाद लेते हैं तो 5 रुपए का पॉइंट मिल जाएगा। स्कूल का होमवर्क खुद करते हैं तो 5 रुपए का पॉइंट मिल जाएगा। घर में सभी परिवार के सदस्यों को पानी, खाना डाइनिंग टेबल के ऊपर लेकर आते हैं, आपकी मर्जी, आप इस तरह से कुछ पॉइंट सिस्टम बना सकते हैं। और हर संडे के संडे या महीने में एक बार जितने पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं वो पैसा आप अपने बच्चों को दें। ऐसा करने से ना पहले दिन से ही बच्चों के अंदर एक तो बड़ी अच्छी हैबिट विकसित हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में तो उनको लगेगा कि मैं पॉइंट अर्न कर रहा हूं, लेकिन आप अच्छी हैबिट उनके अंदर इनकलकेट कर रहे हो। अब बच्चे जो अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं ना, उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को वो अच्छे से अपने पास पिगी बैंक में संभाल के रखते हैं। उनका आप सेविंग अकाउंट भी खोल दो अंडर गार्जियन, वहाँ भी संभाल कर रखते हैं। तो पैसे के प्रति उनकी समझ, उनके द्वारा खुद अर्न किया हुआ पैसा होता है ना, आपने 8वीं क्लास से लेके 12वीं तक उनको ये पॉइंट सिखा दिया, अब उनको पैसे की इंपॉर्टेंस का समझ में आना शुरू हो गया। नहीं तो बच्चे देखते हैं पिताजी की बड़ी कमाई है और कुछ भी पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन अपनी कमाई के 5 रुपए भी बच्चे को बहुत पसंद होते हैं। तो पैसे की समझ आ गई। अब जैसे ही कॉलेज के अंदर आए हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो नॉर्मल बीकॉम की डिग्री करते हो, एमकॉम की डिग्री करते हो, बीए की करते हो, बीएससी की भी करते हो, कोई भी लाइन चुन है, आप चाहे बिजनेस करके कमाई कर रहे हैं या सैलरी कमा रहे हैं, अपनी इनकम का 10%, कितना, अपनी इनकम का मात्र 10% आपने सेव कर लेना है। आप 2000 कमाते हैं तो 200 रुपये, 5000 कमाते हैं तो 500, 10,000 कमाते हैं तो 1000, 5000, 50,000 है कि भाई 5 लाख है, मात्र 10% अगर आप हर महीने सेव करते चले गए ना, समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो गई है। क्योंकि वो पैसा पैसे से पैसा कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा, रेंटल कमाएगा और इनकम उसके अंदर होगी, क्योंकि वो जुड़ता ही चला जाएगा। आपके मन में हमेशा विश्वास रहेगा कि मैंने ये पैसा सेव करके रखा हुआ है। तो ये वाली तीसरी हैबिट आपको शुरू कर देनी चाहिए तीसरी अवस्था में पहुंचने के बाद। सर अब सवाल थोड़े दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ की एक, ये तो बेसिक नॉलेज है कि सेविंग करना चाहिए, लेकिन अब प्रैक्टिकल में आइए, जिस हिसाब से इन्फ्लेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से महंगाई हो रहा है, कि अच्छे फाइनेंशियल बोले कि जो इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं, जो सेविंग में डाल रहे हैं, सोचिए कि एग्जांपल कि अभी आपने 50,000 रुपया महीने सेविंग कर रहे हैं और जब 5 साल के बाद उसको निकालते हैं तो 5 लाख रुपया हो गया, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है तो 5 लाख रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। तो सर एक तो है कि जो सेविंग नहीं कर रहे उनको पहले सेविंग कराना बेस्ट उसमें करना चाहिए, लेकिन जिनके पास नॉलेज है, थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, तो उनको किस हिसाब से चलना चाहिए। उनका 20,000 रुपया सैलरी है तो किस हिसाब से उनको उस जगह पैसा डालना चाहिए कि उसको आने वाले 20 साल 25 साल में वो अपनी तरह का फ्रीडम रहे और पैसा के लिए मोहताज नहीं रहे, और एक तो बोले कि इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। तो इसके बारे में बताइए, और ये सवाल कॉर्पोरेट के लिए भी है और इंडिविजुअल के लिए भी है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं धन के प्रबंधन के बारे में एकदम डिफाइंड, टेस्टेड, प्रूवन मेथड आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपने अब कमाई करना शुरू कर दिया है तो क्या करना है, आपका जो पर्स होता है ना, आपका जो पर्स है उसके अंदर वाली जेब के अंदर आपका सबसे पहला गोल क्या है, आपका सबसे पहले वाला गोल है कि 2500 रुपये, 2500 रुपये हमेशा आपके पर्स की अंदर वाली जेब में होने ही चाहिए। अब इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जो मानसिक संतुष्टि रहती है कि मेरी अंदर वाली जेब के अंदर कुछ धन अवेलेबल है तो पैसे की कमी नहीं है। फिर 50,000 रुपये आपके घर में किसी अलमारी में उस जगह पर जहां आपको मालूम है कैश होना चाहिए, एक सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। घर में कोई आ गया, कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो वो 50,000 रुपये तक का आपने प्रबंधन करके चलना है। ये मैं ज़िंदगी के अंदर पैसे के प्रबंधन को बता रहा हूँ। अब आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपये तक
तक का अगर अमाउंट आप कर देते हो, साथ में एफडी 50,000 रुपये अलमारी के अंदर है, 1 से लेके 5 लाख रुपए तक की एफडी और सेविंग अकाउंट आपने करवा रखा है। यहाँ पर आज के समाज के अंदर आप कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम को सहमत करोगे। अब उसके बाद समय आ गया कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का। क्या करना है? शुरुआत करनी है एक रिकरिंग डिपॉजिट के साथ में, आरडी। बैंकों में, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक आरडी हो जाती है जहाँ पर 7 से 9% तक का ब्याज मिल जाता है, वो लगा दो। थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हो, अब चलो म्यूचुअल फंड के अंदर। आप 2,000 रुपये का, 5,000 का कि 50,000 रुपये का अपनी रिस्क एपिटाइजर के हिसाब से जो कमाई कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो 5 लाख की एफडी भी है, सेविंग में भी पैसा है। अगर आप कोई सिप शुरू भी कर देते हैं तो वो चलती रहेगी, खराब नहीं होगी। तो म्यूचुअल फंड में कर दिया। म्यूचुअल फंड में जब आपको समझ में आना शुरू हो गया कि ठीक ठाक हो रहा है, तो अब आप निफ्टी 50 बीएससी के इंडेक्स फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से करना शुरू किया। अब समय आ गया है कि थोड़ा मार्केट को स्टडी करते हुए आपने क्या करना है, शेयर्स के अंदर उन चुनिंदा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप पहले से ऑलरेडी 6 महीने से रिसर्च कर रहे थे, अब उसके अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अब शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे आपको नॉलेज होनी शुरू हो गई कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर कुछ अच्छी प्रॉपर्टी की डील मिल रही है, चाहे आप छोटी प्रॉपर्टी। भारत रुपया में बिजनेस कर रहा है और वह बहुत बड़े बड़े देश कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो डॉलर छपता है, शायद आपको ही पता होगा, और जो भी करेंसी किसी देश छापती है तो उसका एक सिद्धांत होता है। क्यों आदमी डॉलर में विश्वास करता है? क्योंकि उनकी एक्यूरेसी, यानी इसको इस प्रकार समझा जाए कि जितने गोल्ड है उतने ही हम नोट छापेंगे। लेकिन रुपया में वो चीज़ नहीं है। रुपया हमारे गोल्ड, इसका डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस किया जा सकता है कि जितना रुपया हम छाप रहे हैं उतनी की गोल्ड नहीं है। तो क्या सर, क्या रुपया उस स्थान में पहुंचेगा जो गोल्ड की विश्वसनीयता है? क्योंकि डॉलर सिर्फ अमेरिका के पास नहीं रहते, हर देश अपनी रिजर्व फंड में डॉलर रखते हैं और विदेश का बहुत अधिक ट्रांजैक्शन, बहुत अधिक बिजनेस लेन देन अभी भी डॉलर में होता है। तो क्या उस कंडीशन में क्या हमारे रुपया को और सोचने की और तरलता की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आज की डेट में हमारा रुपया मजबूत होने की संभावना कुछ समय के बाद बढ़ने वाली है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करने चाहूँगा, डॉलर जिसका कि एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था, उसको तोड़ा जब यूरोप ने यूरो को लॉन्च कर दिया था। उसमें इंग्लैंड अलग हो गया सर। उसमें इंग्लैंड अलग हो गया है, लेकिन आप जब देखेंगे वो रिसेंटली अलग हुआ है इंग्लैंड। लेकिन जब डॉलर से यूरो आया उस समय उसके ऊपर उसका ताकत कम होनी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी करेंसी टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद, जैसे कि आप भारत में देखें यूपीआई का प्रचलन जिस तरीके से बढ़ गया है, और जर्मनी जैसे देशों ने भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को बोरो करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कदम उठाए हैं। और अब वो समय दूर नहीं जब यूपीआई की पेमेंट आप यूरोप के अलावा अन्य देशों के अंदर, सिंगापुर में शायद एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है ना वो ओवरराइड कर देगी। आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से आई थी, और भारत में सवाल पूछेंगे सर, बहुत बड़ा विषय क्रिप्टो करेंसी में। बिल्कुल, और भारत ने, आरबीआई ने अपना ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जमाना हुआ करता था, कभी डॉलर का, कभी यूरो का, तो कभी स्टर्लिंग का, तो पौंड का, और जो फॉरेन करेंसी में बातें हुई थी, ये सब आने वाले समय में इतिहास की बातें होने वाली हैं। आज डिजिटल करेंसी का ज़माना है और भारत ने उसकी तैयारी कर ली है। अगले 3 से 5 सालों के अंदर आपको इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसका कारण नंबर 1 आप देखिए, इन्फोसिस, विप्रो और बाकी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वही गवर्न और रूल कर रही हैं पूरे वर्ल्ड की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। भारत के जो प्रोफेशनल हैं वो पूरे विश्व के अंदर अपनी साख जमा चुके हैं, और भारत के अंदर भी इस तरह से मेक इन इंडिया को, स्टार्टअप इंडिया को, टेक्नोलॉजी को, और इसी वाले 1 फरवरी 2023 के बजट के अंदर जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया गया है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता आ चुकी है। तो मेरा संपूर्ण रूप से ये विश्वास है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के चक्कर में ये साउथ इधर दुबई और बाकी
कंट्री से जो हम परचेज़ कर रहे थे, अब ईवी व्हीकल आने के बाद, सोलर व्हीकल आने के बाद इनकी निर्भरता कम होती चली जा रही है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी थी वो ख़त्म होती चली जा रही है, डिजिटल बेस्ड इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए संभावनाएं प्रबल है। सर बात होती है कि अभी के जो यूथ है सर, और शायद देखे होंगे कि अभी के टीवी में ऐड में ऑनलाइन सट्टा, मतलब जैसे उसमें बड़े बड़े ब्रांड उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो भी एक फाइनेंशियली है, लेकिन वो दर्द है सर, वो कचरा है। क्या वह सही है अर्थव्यवस्था के लिए? बहुत ही खतरनाक है, ये दीमक लग रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ये भ्रष्ट कर रहे हैं हमारे युवाओं को, उनको गंदी लत लगा रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, चाहे वो क्रिकेट की टीम बनाना हो, तो चाहे ऑनलाइन सट्टे या जुएबाजी की बात हो। ये एक शॉर्ट टर्म प्लेजर हो सकता है, ये किसी देश को अंदर से खोखला करने वाली एक साजिश है। पहले चाइनीज़ ऐप ने ये साजिश की थी, लेकिन कुछ भारत में ऐसे कानून बन गए हैं जिससे इस तरह की ऐप को प्रभाव दिया जा रहा है। भारत का युवा छोटे छोटे लालच में आ रहा है। मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ इन सब चीज़ों का, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसकी जगह फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। उस तरह की कंपनियों को आगे आना चाहिए जो युवाओं को एथिकली और सही रास्ता दिखाए और इस तरह की शॉर्ट टर्म प्लेजर को हटाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सभी आपको गोल्ड खरीदने की जगह गोल्ड बॉन्ड खरीदने की सलाह देते हैं, और 30% तक चलो ठीक है, धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे आप सगन के तौर पे वो खरीदते रहें। ऐसा करने के दो फायदे होंगे। पहला, एक तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी का डर हमें हमेशा लगा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, रखते तो हम उसको बैंक के लॉकर में है या कहीं दबाकर है, वो एक समय की बर्बादी होती है। तीसरा, जब हम गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं जिसके ऊपर प्रॉपर आरबीआई की गारंटी होती है उतने अमाउंट के बराबर की, तो वो पैसा देश के विकास के अंदर इस्तेमाल होता है। तो मेरा ये मानना है फिजिकल गोल्ड 30%, 70% गोल्ड बॉन्ड की तरह आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन सर जब क्रैश हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, बैंक डैमेज हो जाए, तो गोल्ड तो सर गवर्नमेंट के अंडर में है, तो हम कैसे करके लेंगे कैश? देखिए, मैं अब गोल्ड फिजिकल जो बोल रहे गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए एग्जाम्पल के तौर से, और अगर वो क्रैश हो जाए तो फिर हमें गोल्ड तो फिर बॉन्ड तो कैश नहीं मिलेगा, कैश तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैं अपनी बेबाक राय रखना चाहूँगा, जो भी युवा आज की डेट में ये सोच रहा है ना कि भारत की इकोनॉमी अगर क्रैश हो, ये मेरे भारत की इकोनॉमिक नहीं है, किसी भी इकोनॉमिक में क्रैश हो जाए, बैंक लॉस हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो क्या होगा सर? देखिए, आपको मालूम है कि मैं 4 बैंक अकाउंट और 6 जार सिस्टम के प्रमोट करता हूं। इसका मतलब है कि हर किसी के पास 6 सेविंग अकाउंट होने चाहिए। इससे रिस्क डिवाइड हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार के अंदर जो किसी सेविंग मेरा सवाल भारत सरकार के नहीं है सर, सभी सरकार के ऊपर में मेरी बात को फिर से हम आपको कि जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट किए, बैंक में इन्वेस्ट किए और हम लैंड में इन्वेस्ट किए, तो चलिए लैंड तो हमें फिजिकल दिख रहा है, लेकिन हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट किए और अर्थव्यवस्था या कोई भी सरकार की क्रैश हो जाती है, डूब जाता है और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो उस समय क्या हमारे जो फिजिकल गोल्ड है, क्या गवर्नमेंट हमको क्या गोल्ड के बदले गोल्ड देंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, एक होता है बैंकों का पैसा, एक होता है फिजिकल कमोडिटी। जैसे कि प्रॉपर्टी का होना एक कमोडिटी है, आपके पास पड़ी है, वो रियल एसेट कहलाता है। गोल्ड एक रियल एसेट है, सॉलिटेयर एक रियल एसेट है। इस तरह से जब आप रियल में इन्वेस्ट करते हो, इकोनॉमी के क्रैश होने की संभावना के अंदर भी ये रियल एसेट आपके काम में आते हैं, ये बात सहमत है। लेकिन सारा का सारा हम इस डर से तो काम नहीं कर सकते। किसी भी देश की इकोनॉमी जब डाउन होती है तो ये फिनोमिना देखा गया है, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना होता है। चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 1 साल का हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का हो सकता है। इसीलिए मैं 70-30% रूल को मना के चलता हूँ। 70-30% का मतलब होता है वो जो 30% गोल्ड आपने अपने पास संभाल के रखा है, ये आपका उस 1 महीने से 3 साल के समय को निकालने के अंदर काम आने वाला है। बाकी जहाँ तक रही बात, आप बैंक में डिपॉजिट जो गोल्ड है, बैंक में जो डिपॉजिट गोल्ड है, उसके अगेंस्ट में गोल्ड वाली स्कीम के अंदर आपको पूरी गारंटी मिलती है। चलिए, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कैश तो एक एग्रीमेंट होता है जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में होता है, किसी कारण से वह खराब हो सकता है, लेकिन जो गोल्ड है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आए उसके लिए उनके साथ
एग्रीमेंट होता है कि गोल्ड के बदले आपको गोल्ड दिया जाएगा। और सबसे बड़ी सवाल आंसर इनका हमें जो समझने में विश्वास है कि, और बहुत ही अच्छी जानकारी है कि जो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह उसको आपकी उस समय के लिए रखिए कि जिस समय आपके पास सब दरबार बंद हो जाए, तो वही एक गोल्ड है जो आपको बैतरनी पार करा देगा। और इस फाइनेंशियली प्लानिंग को आप समझे, और जगमोहन सिंह जी से आप और डिटेल ले सकते हैं। इनका वह साइट है, मोबाइल नंबर है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, जिससे हम इनसे पूछते हैं कि कस्टमर या व्यूअर आपसे मिलना चाहते हैं या कैसे किस प्लेटफॉर्म में, आप उसका जानकारी दीजिए। देखिए बहुत आसान है, गूगल के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो मेरा नाम जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच टाइप करेंगे तो मेरी सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मेरी एक वेबसाइट है JSAonline.in। JSA ऑनलाइन एक कैश फ्लो की हेल्पलाइन है। JSAonline.in ये हेल्प करती है लोगों को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए। तो आप वहाँ पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब मिल जाएगा। बाकी अगर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9811269798। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम या मेरी टीम में से कोई या मैं उस मैसेज के हिसाब से आपको रिवर्ट बैक करेंगे। मेरे पास 100+ की टीम है दिल्ली के अंदर, और मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य ही है फाइनेंस के एरिया में लोगों को सपोर्ट करना। और आपके आशीर्वाद से बस इस मिशन में मैं लगा रहूं, आपका यही विश्वास है। देखिए, फाइनेंस में आपको स्वतंत्रता करने के लिए जगमोहन सिंह जी ने यह प्रण लिया है, और उस प्रण में आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल मजबूत होंगे, आपकी परिवार मजबूत होगी, आपकी सोसाइटी मजबूत होगी, आपकी इकोनॉमिक मजबूत होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत की अगर इकोनॉमिक मजबूत होती है तो विश्व की हर इकोनॉमिक मजबूत होती है। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जगमोहन सिंह जी से आप ज़रूर मिलिए, डिस्कशन कीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।